हेलो फ्रेंड्स। आज सेबी की तरफ से कुछ रेगुलेशंस में अमेंडमेंट्स आई हैं। रेगुलेशंस जो आईसीडीआर की है, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। उसमें अगर आप देखेंगे सो उसके अंडर लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन है 2015 की, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एलओडीआर बोलते हैं। जो कि जो नई कंपनी कोई लिस्ट होती है तो उनके लिए ये रेगुलेशंस हैं, उनको क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या नहीं फॉलो करना। तो इसमें आपको मैं सबसे पहले जो अमेंडमेंट है आपको मैं बताता हूँ। तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले कंपनी डीआरएसपी फाइल करती है जब उनको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना होता है। तो उसमें उनको बताना होता है कि जो हम पैसा रेज़ कर रहे हैं, फंड्स रेज़ कर रहे हैं पब्लिक से, उसका पर्पस क्या होना चाहिए। सो एज ऑफ नाउ वहाँ पे कंपनीज क्या करती थी, कंपनीज बोलती थी कि हमने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंड्स रेज कर रहे हैं और फ्यूचर में हम कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो उसके लिए हम पैसा रेज कर रहे हैं। तो ये सब बोल के, ये सब लिख के तो सारा पैसा पेमेंट फ्रीज कर लेते थे। सो अभी सेबी ने क्या रेगुलेशंस का गाइडलाइंस निकाली है, अगर मैं आपको बताऊं, जस्ट ए मिनट। या सो उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए पैसा रेज़ कर रही है तो वो मैक्सिमम 35% रेज़ कर सकती है, ये बोल के कि हमें जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए पैसा लेना है। सेकंड आया है कि अगर वो बोलते हैं कि हमें फ्यूचर में एक्विजिशन कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके नाम का वो मैक्सिमम 25% पैसा रेज़ कर सकते हैं। सपोज़ कंपनी को 100 रुपये रेज़ करने हैं, फंड पब्लिक से पैसा लेना है 100 रुपये, वो ये बोल के 35 रुपये ये ले सकती है कि हमें जनरल कॉर्पोरेट लेना है, और 25 रुपये इस ये बोल के ले सकती है हमें फ्यूचर में ये इन्वेस्टमेंट करनी है। तो 35 और 25 ये हो जाता है मेरा 40, और 60% तो ये बोल के लेगी, और बाकी 40% के लिए उनको डेडिकेटेड चीज़ें बतानी पड़ेगी कि वो 40 रुपये हम कहाँ क्यों रेज़ कर रहे हैं, कहाँ यूटिलाइज होगा। तो ये भी अच्छा मूव है जो आए दिन कंपनीज ये फंड रेज कर रही थी कि हम यहाँ यहाँ पे पैसा लगाएंगे, बट एक्चुअली में उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है कि एक रिटेल इन्वेस्टर के एंगल से देखे तो उनको नहीं पता चलता था। बट ये सब अप्लाई नहीं होगा अगर वो डीआरएसपी में स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं कि हम ये पर्टिकुलर कंपनी की एक्विजिशन करेंगे, चाहे ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर ये स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं तो ये जो 35% और 25% का क्राइटेरिया है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है सेकंड बी पॉइंट है, जिसमें उन्होंने बोला है कि जनरली में इसका लॉजिक ये था बेसिकली। तो आई दिन क्या कंपनीज करती थी, जो प्रोमोटर्स होते थे वो अपना सारा का सारा स्टेक सेल कर देते थे, या फिर जो इन्वेस्टर्स होते थे, वेंचर कैपिटलिस्ट होते थे, वो अपना सारा का सारा स्टेक कर सेल करके उस कंपनी से मूव आउट हो जाते थे। तो उस चीज़ को उसके लिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या करा है कि जो इन्वेस्टर, जो शेयर होल्डर उस कंपनी में मोर देन 20% होल्ड करता है, तो वो उस आईपीओ में अपना 50% ही ऑफलोड कर सकता है। सपोज़ किसी के पास किसी इंसान की शेयर होल्डिंग, किसी शेयर प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग 50% है, तो वो उस आईपीओ में 50% का 50% ही आईपीओ में पैसा शेयर सेल कर सकता है, अपना स्टेक सेल कर सकता है। तो मतलब 25% अपना स्टेक सेल कर सकता है मैक्सिमम, और बाकी जो 25% है उसको अपने पास रखना पड़ेगा आईपीओ के बाद भी। और सेकंड है, अगर उस शेयर होल्डर की होल्डिंग लेस देन 20% है, इसमें मोस्टली जो हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो सारे कवर हो जाएंगे। तो वो अपना आईपीओ में 10%, मैक्सिमम 10% ही स्टेक सेल कर पाएंगे आईपीओ में। बाकी जो रिमेनिंग 90% होगा वो आईपीओ लिस्ट, कंपनी लिस्ट होने के बाद ही सेल कर पाएंगे, जो कि एक अच्छा मूव है। इस वेलकम मूव है ये मेरा, हमारा लिस्टिंग सेबी की तरफ से। आई अप्रिशिएट दैट। नेक्स्ट है इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए इन्होंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जो लिस्टिंग प्लेयर है हमारे क्रिसिल और एक और है CERA, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो
उनके लिए उनको बोल दिया है कि आप इनको मॉनिटर करेंगे, जो जो भी क्वार्टरली बेसिस पे सेबी को इंटीमेट करेंगे कि इन्होंने कैसा कैसा क्या क्या प्रोसीड कहाँ कहाँ एप्लीकेबल करा है और कहाँ कहाँ ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। ये वाला नेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो भी प्राइस बैंड होता है तो उसमें मैक्सिमम 5% का गैप होना चाहिए, ये अभी कोई रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं, जो कि एक अच्छा अमेंडमेंट लेके आए हैं सेबी में। सेबी ने अच्छी अमेंडमेंट लेके आई है। इसमें क्या बोला है कि एंकर इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको पहले जनरली क्या था, 30 दिन का लॉक इन पीरियड होता था। जिस दिन उनको शेयर अलॉट होते थे उस वो 30 दिन के बाद वो अपना शेयर सेल कर सकते थे। तो इसमें क्या होता था, जनरली वो 31 या 31 और 32 ऑफ डे में वो सेल ऑफलोड कर अपना जो भी स्टेक होता था वो ऑफलोड कर देते थे मार्केट में, जिसकी वजह से 10 या 15% वो पर्टिकुलर शेयर क्रैक हो जाता था वो पर्टिकुलर दिन में। आए दिन आपने देखा होगा नाइका और पेटीएम में यही सिचुएशन हुई थी। तो उसमें क्या अमेंडमेंट लेके आए हैं वो, अभी जो जो एंकर इन्वेस्टर हो गए उनके लिए जो 30 दिन लॉक इन पीरियड होगा वो 50% शेयर होल्डिंग के लिए 30 दिन एप्लीकेबल होंगे, और जो रिमेनिंग 50% होगा उसके लिए 90 डेज़ का लॉक इन पीरियड हो जाएगा। तो मतलब आधे शेयर वो 30 दिन के बाद बेच पाएंगे और आधे शेयर 90 डेज़ के बाद बेच पाएंगे जिस दिन अलॉटमेंट हुई है। अच्छा मूव है ये सेबी की तरफ से। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, जिसमें जो नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं, तो बेसिकली 3 कैटेगरी इन्वेस्टर होते हैं जब आईपीओ आता है, क्यूआईबी, एनआईआई और रिटेल इन्वेस्टर। क्यूआईबी जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर जो हम जैसे लोग जो जिनकी कैपिटल जो 2 लाख से कम ही इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके बीच में ये आते हैं एचएनआई कैटेगरी वाले। इनमें इन्होंने क्या करा है कि जिनका एप्लीकेशन साइज़ मोर देन 2 lakhs है एंड मोर देन 2 lakhs एंड अंडर 10 lakhs है, तो 2 लाख से 10 लाख के बीच में जिनका एप्लीकेशन साइज़ होगा उनके लिए 1/3 पोर्शन रिजर्व किया जाएगा। पहले क्या होता था कि सबको मिलता था, बट अगर सपोज एक इशू था वो 100 टाइम सब्सक्राइब हुआ था तो सबको एक एक लॉट मिलता था, क्योंकि वो 100% सब्सक्राइब हुआ था। लॉटरी सिस्टम नहीं था पहले, सबको ही मिलता था प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। तो अब क्या कर दिया इन्होंने कि जो जिनकी जो एप्लीकेशन साइज है 2 से लेकर 10 लाख रुपए तक, उनको 1/3 रिजर्व कर दिया उनके लिए, और जो रिमेनिंग 2/3 है वो मोर देन 10 lakhs एप्लीकेशन साइज वाले के लिए रिजर्व कर दिया। और इस कैटेगरी के लिए, इन दोनों कैटेगरी के लिए एचएनआई इन्वेस्टर के लिए लकी ड्रॉ, जिसे हम बोलते हैं ड्रॉ ऑफ लॉट्स, जो रिटेल कैटेगरी में एप्लीकेबल होता है वो सिस्टम फॉलो कर दिया है। जो कि इसमें अगर मैं मेरा पर्सनली अगर मैं अपना व्यू दूं तो इसमें ये मार्केट इसको पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरीके से इसको ले सकती है, क्योंकि जो मैक्सिमम डिमांड होती थी वो एचएनआई कैटेगरी से ही ड्रॉ होती थी डिमांड, जो कि अब देखते हैं इसको मार्केट इसको कैसे एक्सेप्ट करती है। सो बेसिकली इन शॉर्ट यही थे हमारे जो शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो मेजर अमेंडमेंट थी जो कि आई थी। बाकी ये जो है नीचे तो रेलिवेंट हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। बाकी इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, इसको आप देख लीजिएगा अगर आपको रीड करना हो। बाकी आप बताइए कैसी लगी मेरी ये फर्स्ट वीडियो, कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो डू लेट मी नो। प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. Thank you very much.